जब हम प्राचीन भारत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में पुराने किले और खंडहर आते हैं ना। पर आज हम एक अलग सफर पर चलेंगे। हम कहानी सुनेंगे उसकी कलम से। हम गोता लगाएंगे उसके लिखे हुए ग्रंथों के विशाल खजाने में। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जिसे खुद वक्त ने पीढ़ी दर पीढ़ी संजो कर रखा है। तो सवाल ये उठता है कि हजारों साल पहले की एक सभ्यता की आवाज हम आज कैसे सुन सकते हैं? इसका जवाब छिपा है उन शब्दों में जो वो हमारे लिए छोड़ गए। ये शब्द एक टाइम कैप्सूल की तरह हैं जो हमें सीधे उनकी सोच और उनकी दुनिया में ले जाते हैं। अब प्राचीन भारत के इस जबरदस्त ज्ञान के भंडार को समझने के लिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। चलिए इसे दो बड़े हिस्सों में बांटकर देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ है साहित्यिक सोर्स यानी लिटरेरी सोर्सेस। ये हमें उनकी कहानियों, उनके विश्वास और उनकी फिलॉसफी की दुनिया में ले जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ है ऐतिहासिक ग्रंथ। ये एकदम प्रैक्टिकल है, उस जमाने के समाज, कानून और पॉलिटिक्स का पूरा खाका खींचते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं विचारों की दुनिया में। तो शुरुआत करते हैं विचारों की दुनिया से। देखते हैं वो कौन से मजहबी और दार्शनिक ग्रंथ थे जिन्होंने उस दौर की पूरी पीढ़ी की सोच को एक शक्ल दी। और इस दुनिया के दो सबसे बड़े पिलर हैं, रामायण जिसे वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत जिसे लिखा वेद व्यास ने। और हाँ, एक मजेदार बात, महाभारत को बाद में फारसी में रज़नामा भी कहा गया, जिसका मतलब है जंग की किताब। इंटरेस्टिंग है ना? इन महाकाव्यों की दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बौद्ध धर्म की तरफ, जिसकी शिक्षाओं ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। बौद्ध धर्म के जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन्हें त्रिपिटक में सहेज कर रखा गया है। त्रिपिटक का मतलब है 3 टोकरियां। पहली टोकरी है सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध की टीचिंग्स हैं। दूसरी है विनय पिटक, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए कायदे कानून है। और तीसरी अभिधम्म पिटक, इसमें फिलॉसफी और साइकोलॉजी का जबरदस्त एनालिसिस है। और जैसा कि यहां दिख रहा है, इन्हें अलग अलग टाइम पर हुई बुद्धिस्ट काउंसिल्स में कंपाइल किया गया था। इसी दौर का एक और बहुत ही दिलचस्प टेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। पता ये क्या है? ये एक ग्रीक राजा मिलिंद और एक बौद्ध संत नागसेन के बीच की बातचीत है। सवाल जवाब का एक पूरा कलेक्शन। और सवाल भी कैसे? आत्मा को कैसे जाना जा सकता है, जैसे गहरे सवाल। ये किताब दिखाती है कि उस जमाने में ईस्ट और वेस्ट के बीच आइडियाज का कितना कमाल का एक्सचेंज होता था। ओके, तो फिलॉसफी की ऊंची बातों से थोड़ा नीचे उतरते हैं और अब जरा उन किताबों पर नजर डालते हैं जिन्होंने असल में उस जमाने के समाज, पॉलिटिक्स और रोजमर्रा की जिंदगी की नींव रखी, मतलब प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट्स। सोचिए, उस समय राजाओं के लिए भी गाइड बुक्स हुआ करती थी, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब नाम से लगता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो गवर्नेंस और पॉलिटिक्स की पूरी एनसाइक्लोपीडिया है। वहीं दूसरी तरफ है कामंदक का नीतिसार, जो राजाओं को एथिक्स और सही पॉलिसी के बारे में बताता था। लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन सिर्फ पॉलिटिक्स पर तो नहीं चलती है ना, भाषा और इतिहास भी उतने ही जरूरी हैं। और यहाँ हमारे पास कुछ कमाल के उदाहरण हैं। पाणिनि की अष्टाध्यायी को देखिए, संस्कृत ग्रामर पर लिखा एक ऐसा मास्टरपीस जो आज भी लिंग्विस्ट्स को हैरान कर देता है। फिर है कल्हण की राजतरंगिणी, जो कश्मीर के राजाओं की एक सिस्टमैटिक हिस्ट्री बताती है। और बाणभट्ट के हर्षचरित तो हमें सीधे सम्राट हर्ष के दौर में ले जाती है। और उस जमाने के कल्चर की एक जिंदा दिल झलक कहाँ मिलती है? वो मिलती है नाटकों और कविताओं में। कालिदास का प्ले मालविकाग्निमित्र हो, या विशाखादत्त का पॉलिटिकल ड्रामा मुद्रा राक्षस, या फिर चंद्रवरदाई की जबरदस्त कविता पृथ्वीराज रासो, ये सभी हमें उस समय के समाज का आईना दिखाते हैं। अच्छा, एक बात है, कभी कभी ना किसी जगह को अंदर से ज्यादा बाहर वाला बेहतर समझता है। एक आउटसाइडर का नजरिया बहुत कुछ बता जाता है। और ऐसा ही एक आउटसाइडर था मेगास्थनीज। वो एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने एक किताब लिखी, इंडिका, और इसमें उसने मौर्य साम्राज्य, उसकी राजधानी पाटलिपुत्र और वहां के समाज का बिल्कुल आंखों देखा हाल बयान किया है। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कैसे देखा? उसने समाज को 7 अलग अलग क्लासेस में बांटा हुआ पाया। ये दिलचस्प है क्योंकि ये 4 वर्णों वाली व्यवस्था से अलग था। उसकी लिस्ट में फिलोसोफर्स, किसान, सैनिक और यहाँ तक कि निरीक्षक भी शामिल थे। पर उसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? उसने लिखा कि भारतीय समाज में स्लेवरी यानी गुलामी थी ही नहीं। अब ये एक ऐसा दावा है जिस पर हिस्टोरियंस आज तक बहस करते हैं, क्योंकि ये उस जमाने के ग्रीस और रोम जैसे समाजों से एकदम अलग तस्वीर पेश करता है। तो चलिए अब इस लाइब्रेरी के दोनों हिस्सों को, यानी लिटरेचर और हिस्ट्री, दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। आखिर हमें तस्वीर क्या मिलती है? एक तरफ धर्म कर्तव्य की बातें करने वाले महाकाव्य, तो दूसरी तरफ एक एम्पायर चलाने के लिए प्रैक्टिकल गाइड बुक्स। ये सारी किताबें मिलकर हमें एक ऐसी सिविलाइजेशन से मिलाती हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी, गहरी थी और नॉलेज से भरी हुई थी। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, आज हम जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो डेटा बना रहे हैं, हमारी ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, ये सब मिलकर आज से 1000 साल बाद हमारी क्या कहानी सुनाएंगे?